नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टीव विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भाषा संस्कृत, जो यूपी टेट के लिए अनिवार्य रूप से तैयार किया गया है। इसमें हम आपको टारगेट 25 प्लस का दे रहे हैं। आपका कितना सही हो रहा है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पहला, अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्वेश्चन ये रहा, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं। तो संख्याओं को संस्कृत में पूछा जाता है। इस भाषा संस्कृत में आपका संख्याएं, संधि, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपके रचनाएं पूछी जाती हैं एक दो। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 39। आपका एकोन चत्वारिंशत् यानी 40 में आपका एक कम 39 होगा। और यहाँ पूछा गया है, इसको भी बता दे रहे हैं आपको संस्कृत में क्या होगा। 29 को नवविंशति संस्कृत में बोलते हैं नवविंशति या एकोनत्रिंशत्, यानी 30 में एक कम आपका एकोनत्रिंशत् होगा। और इसका बात करें 59 की बात करें तो आपका एकोनषष्टि यानी 60 में आपका एक कम 59 हो जाएगा, या इसे संस्कृत में ऊनषष्टि भी लिख सकते हैं। और इसकी बात करें 49 की तो एकोनपंचाशत् यानी 50 में एक कम की बात कर रहा है, तो आपका 49 हो जाएगा। और इसका ऊनचत्वारिंशत् इसी दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं। इस तरह संस्कृत में आपको संख्याएं याद कर लेनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो रूप भी आपको याद रखना होगा। उसी के अनुसार आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्वे। इसके रूप की बात करें तो प्रथम विभक्ति में आपका चलेगा द्वय, द्वे, द्वे। द्वितीया की बात करें तो द्वौ, द्वे, द्वे। तो इस तरह इसके रूप चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ददति रूप है। तो ददति रूप आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। इसकी रूप की बात करें तो आपका प्रथम पुरुष में ददाति, दत्ता, ददति, और मध्यम पुरुष में ददासि, दत्था, दत्थ, और उत्तम पुरुष में ददामि, दद्वा, दद्दम। तो इस टाइप से इसका रूप चलता है। दा यानी देना, ये आपका लट लकार वर्तमान काल का है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु उपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आपके दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के सूत्र की बात करें तो ये अकाह सवर्णे दीर्घ, अगर सूत्र आपसे पूछा जाए तो ये आपका दीर्घ संधि का सूत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपसर्ग है। उपसर्ग की बात करी गई है तो हम आपको बताते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या समझ लीजिए कि उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो ऐसे शब्द आपके उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग इसमें आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका परा उपसर्ग है। जैसे आप अगर
उपसर्ग ये जय है, अगर आप उपसर्ग परा जोड़ दे रहे हैं तो आपका पराजय हो जाएगा, तो आपका अर्थ बदल जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मनोरथ में संधि है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विसर्ग संधि। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेत्राभ्याम आश्रूणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। यहाँ आपका पंचमी विभक्ति राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेत्राभ्याम आश्रूण पतंत्र में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि नेत्राभ्याम अपादान कारक है। ये निश्चित स्थान से, जैसे आपके आँख से आंसू अलग हो रहे हैं की बात करी गई है, अलग होने में आपका अपादान कारक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असनि शब्द है, तो असनि शब्द आपका पुल्लिंग है। संस्कृत में असनि का मतलब होता है मारना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तथा नृपो न्युगम्यते में वाच्य है, इसमें आपका कौन सा वाच्य होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन ए कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया में लिंग पुरुष व वचन कर्म के अनुसार होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यूप दारू पद में समास है, तो यूप दारू पद में तत्पुरुष समास है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहला पद चतुर्थी विभक्ति में रहता है। यूपदारु का समास विग्रह आपका यूपाय दारू यानी यूप के लिए लकड़ी होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोधूम शब्द का अर्थ है, ये तो सबको पता होगा, फिर भी हम आपको राइट आंसर बी हो जाएगा गेहूँ। और दूसरे अर्थ की बात करें तो इसका नारंगी भी गोधूम शब्द का अर्थ होता है। गोधूम शब्द तत्सम शब्द है, जबकि गेहूँ आपका तद्भव है। इस तरह आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नमस्ते। नमाधन्ते आपका नमस्ते होता है। स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये आपकी विसर्ग संधि की परिभाषा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, तो स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या 25 है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। का से माँ तक ये आपके स्पर्श संज्ञक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। बालिका इस पद में प्रत्यय है, तो इसमें आपका टाप प्रत्यय है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पर्यंत में उपसर्ग है, जो शब्द पहले जुड़ते हैं
और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको पहले बता चुके हैं ऊपर। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। परिधन अंत पर्यंत या पर्याप्त जैसे आपका आ जाए, परिमाण आ जाए, इन सब में आपका परि उपसर्ग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। तो नदी शब्द रूप में आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बहुवचन है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर नदी के रूप की बात करी जाए तो आपका प्रथम विभक्ति में रूप चलेगा इसका कुछ इस टाइप का कि नदी, नद्यो, नद्दा। द्वितीय विभक्ति की बात करें तो नदीम, नद्यो, नदी। तो इस टाइप का रूप चलता है। तो रूप आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि रूप से बनने वाले शब्द आपको तभी कर पाएंगे जब आपको रूप याद होगा, क्योंकि उनके क्वेश्चनों को हल करने में आसानी आपको तभी होगी जब आपसे रूप बनते रहेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तो पुल्लिंग शब्द आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रामा। जिस शब्द या पद के अंत में अवर्ण हो वहाँ अकारांत होता है। तो इस तरह आपके लिए समझने में आसानी होगी कि अकारांत होता क्या है। तो जिस शब्द के पद के अंत में अवर्ण हो तो वहाँ आपका अकारांत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेजते में संधि है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पररूप। पररूप संधि की सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा एडिव पररूपम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। यहाँ आपको व वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दंतोष्ठ। दांत, जीभ और ओंठ के द्वारा यह इसका प्रयोग किया जाता है। दंत में आपका ता, था, दा, धा, ना, ला और सा ये शब्द आते हैं। और ओष्ठ वर्ण में आपका उ, ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। और अनुनासिक की बात करें तो अंग, आ, अड़ा, ना ये आपके अनुनासिक वर्ण हैं। वर्णों के क्रम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह आपके वर्ण, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक, उनके उच्चारण स्थान की जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जानू। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका गद्यांश है। गद्यांश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप के बनते हैं तो आज हम इसको आपको दिखाते हैं। गद्यांश रहा आपका ये, समाज सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति दुर्जना एव प्रबला इति महादाश्चर्यं यतो हि सज्जनाः प्रायः तटस्थाः भवन्ति यदि दुर्जनाः प्रतिपद विरोधं सज्जनाः करिष्यन्ति दहि निश्चयेन समाजा निर्भयो भविष्यन्ति। तो यूपी टेट में आपका एक श्लोक और एक पद्यांश दिया होता है, उसी से आपको क्वेश्चन
का आंसर देना होता है। आप अलग से नहीं दें, अपने मन से नहीं दें, उसी से क्वेश्चन का आंसर छांट कर दें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ आपका, पूछ रहा है उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुर्जनों की संख्या कम है। दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे यहाँ उत्तर को छांटा गया है। यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि यद्यपि सज्जना नाम संख्या अधिका अस्ति, यानी सज्जन की संख्या अधिक है तो आपको दुर्जनों की संख्या कम है। दुर्जनों की संख्या के बारे में बात करी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था इस गद्य से आपका, उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। तो ऊपर गद्यांश में आपने देखा होगा, बस उसी से आपको क्वेश्चन छांटना रहता है। सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति यद् दुर्जना प्रतिपद विरोध सज्जना करिष्यन्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा श्लोक आपका, महान वृक्षो जायन्ते वर्धते च तम च भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षश्च पद्यते दहतं च तदा श्रेया अनिकेता भवति। इस श्लोक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस श्लोक का भाव है, तो इस श्लोक का भाव आपको बताना है। श्लोक कुछ इस टाइप का है आपका, महान वृक्षो जायते वर्धते च ता च भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षश्च दत्यते दाहते च तदा श्रेया अनिकेता भवन्ति। तो इसका भाव आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वो भी निराश्रित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणी। भूतानि का अर्थ प्राणी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप है। तो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप आपका भव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सर्वनाम शब्द है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर्वा। सर्वनाम होता क्या है, परिभाषा की बात करें तो नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंजर शब्द का अर्थ है, तो कुंजर शब्द का अर्थ हाथी होता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप आपका मात्रा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुबंधु की रचना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वासवदत्ता आपकी सुबंधु की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत ये आपका दोनों कालिदास की रचना है। और स्वप्न वासवदत्तम की बात करें तो ये भास की रचना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, री। ये आपका स्वर है। जिन वर्णों पर कम भार दिया जाता है वे स्वर का ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर आपके आ, ई, उ, री और री ह्रस्व स्वर हैं।
लरी को वैदिक स्वर भी कहा जाता है। इस तरह आपका कितना सही हुआ, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।